हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यूपीएससी, एपीएफसी, एओ और ईओ 2025 पे। मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी 6 वीडियो में। ये थोड़े से लॉन्ग वीडियोस रहेंगे पर इसके डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे और हम डिटेल में समझेंगे सारे एक एक टॉपिक को कि अगर कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ या उसके बारे में एक रफ नॉलेज हो आपको। अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। हम इतना डिटेल में बात करेंगे और इतने आराम से पढ़ेंगे कि आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं भी हिस्ट्री के भी नोट्स बना रही हूँ और मैं हिस्ट्री के भी वीडियोस डालना शुरू करती हूँ। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज हम सोशल सिक्योरिटी में बात करेंगे और ये हम 6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एमसीक्यूज वगैरह या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी कवर करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर हम वो भी कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी कि सोशल सिक्योरिटी से उसका मतलब मेन मीनिंग क्या है। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से प्रोटेक्शन। जब किसी व्यक्ति की इनकम अचानक रुक जाए या कम हो जाए, ये एक मिनिमम लाइवलीहुड गारंटी देता है ताकि कोई इंसान मजबूरी में डेस्टिट्यूट ना हो। बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी है ये आपको एक बेर मिनिमम लाइवलीहुड गारंटी देता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है या आपकी इनकम अचानक से कम हो गई है या किसी सरकमस्टांसेस के चक्कर में जो कमाने वाला इंसान है घर में अगर वो नहीं कमा पा रहा है तो गवर्नमेंट के थ्रू उनको जो स्कीम्स वगैरह के थ्रू या कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी उन्हीं लोगों पे बात करता है, चाइल्ड के बारे में, विमेंस के बारे में, अनप्रिविलेज्ड ग्रुप के बारे में या फिर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके बारे में। पेंशन वगैरह जो होता है वो सब सोशल सिक्योरिटी के अंडर ही आता है। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के दो मेजर डायमेंशन है। पहला है सोशल इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज सोशल असिस्टेंस। सोशल इंश्योरेंस जो बेसिकली हम लोग उसको कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स भी बोलते हैं। वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस या पेंशन स्कीम्स। देखिए इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक इंसान है जो एक गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है। अब जब वो गवर्नमेंट टीचर है तो आप नोटिस करते हैं कि जब उसकी सैलरी आती है ना तो एक सर्टेन परसेंटेज उसकी सैलरी से कट जाता है। और वही बात में जब सारा अमाउंट जब वो रिटायर होता है तो पेंशन के रूप में उसको वही अमाउंट मिलता है जो 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 उसके पूरे लाइफ टाइम में जितने महीने उन्होंने काम किया है, जितने साल तक उन्होंने काम किया है, तो वो जो अमाउंट कम कम होता है उसको एक मुश्त जो देते हैं दैट इज पेंशन। ठीक है, पीएफपी अपन जिसको बोलते हैं, सॉरी पेंशन जो होता है जो मंथली मिलता है जो कि गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लेकिन जो पीएफ होता है जो आपका कटा हुआ पैसा रहता है वो आपको एक मुश्त मिलता है। तो ये हो जाता है कंट्रीब्यूटरी स्कीम जहां पे जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं आगे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल असिस्टेंस जो कि एक नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम होता है, प्योरली गवर्नमेंट फंडेड। फॉर एग्जाम्पल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन, जो विडो को पेंशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट टीचर है एंड ही इज अ मेल और उनकी जो वाइफ है वो है बी। अब सडनली अपने एक ही डेथ हो जाती है, अपने वो रिटायर हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद उनका जो पेंशन है वो उनकी वाइफ को मिलेगा। अगर उनकी डेथ मान लो वर्किंग पीरियड में होती है कि जब वो कार्यकाल में थे और तब उनकी डेथ होती तो जो उनकी नौकरी होती है उनकी बीवी को मिलेगी। इन केस या तो अगर उन्हें नॉमिनी अगर अपने बच्चों को बनाया होगा तो उनके बच्चों को जॉब मिलेगा। तो एक नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम होता है जो कि अगर हम ओल्ड एज पेंशन की बात करें, जब कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब में होता है और जब उसको बाद में जो पेंशन मिलता है वो एक नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम होता है क्योंकि उसके लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। लेकिन जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसके दो डायमेंशन है जो कि हमको आगे के लिए समझ के रखना है पहले से। मतलब सोशल सिक्योरिटी एक तरफ पॉवर्टी को प्रिवेंट करता है और दूसरी तरफ डिग्निटी और वेलबींग प्रमोट करता है।
अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखते हैं ये क्या बोलता है। ILO के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन है जो सोसाइटी अपने मेंबर्स को देती है ताकि उन्हें इनकम लॉस या रिडक्शन की वजह से डिस्ट्रेस ना हो सके, जैसे सिकनेस, मैटरनिटी, इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या डेथ। इसमें इनकम सिक्योरिटी प्लस मेडिकल केयर प्लस फैमिली सब्सिडीज शामिल होते हैं। ठीक है, अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आर्टिकल 22 में के हिसाब से हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी का राइट है। ये एक ह्यूमन राइट माना गया है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी एक स्टैट्यूटरी राइट भी है, लेबर लॉज, लेजिस्लेशन और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल भी है फंडामेंटल्स एंड DPSP में। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कहता है कि ये प्रोटेक्शन एम्प्लॉयज, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है अगेंस्ट वल्नरेबिलिटीज जैसे सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज या डेथ के लिए। आप ये तीनों डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि ILO के क्या डेफिनेशन है या ILO क्या बोलता है सोशल सिक्योरिटी को लेके, यूनाइटेड नेशंस क्या बोलता है या इंडिया का क्या स्टैंड रहा है सोशल सिक्योरिटी में। तो ये एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आगे की चीजों को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और सोशल सिक्योरिटी के। सोशल सिक्योरिटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्टिजेंस, जैसे कि इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और डेथ। सेकेंड है इंश्योरिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये इंश्योर करता है। थर्ड है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, मार्जिनलाइज्ड को अपलिफ्ट करना। फोर्थ दैट इज प्रिजर्विंग ह्यूमन डिग्निटी, पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। देन वी हैव इनहेंसिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी बढ़ाता है। देन वी हैव सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्राइसिस टाइम पे स्टेबिलिटी देता है जैसे कि कोविड-19। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स थे, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, कोविड के टाइम में भी उनको सैलरी मिल रही थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रूल्स भी बनाए थे कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, अगर वहां पे उनका जो एम्प्लॉयर है या उनका जो वर्कर है, आप उनको आधी सैलरी फिर भी आप देंगे ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड या जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान या खाने के लिए, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, देन वी हैव नेशनल बिल्डिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही उनका जो मेन मोटिव है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कि में सबसे जो मेन मोटिव होता है किसी भी कंट्री का, अगर आप सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो, किसी को फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे हो, पॉवर्टी हटा रहे हो अपने कंट्री से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन अ वेलफेयर स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। जो सोशल सिक्योरिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह मेंशन है, तो हम देखते हैं एक बार आगे। हम आगे की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे आर्टिकल्स और सारे उनके सब क्लॉज और जुडिशियल जजमेंट्स को, लेकिन हम एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं DPSP की। तो आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड असिस्टेंस। आर्टिकल 42 बोलता है कि ह्यूमेन वर्कर कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ, मतलब जो वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स की वो अच्छी होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की। आर्टिकल 47 बात करता है न्यूट्रिशन और हेल्थ की। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे मेन आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। ठीक है, एंड आर्टिकल 23 एंड 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज ओगला टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, जिसमें ये बोला गया
कि राइट टू लाइवलीहुड एक आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है, एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, पुअर और मार्जिनाइज्ड ग्रुप तक ग्रोथ बेनिफिट पहुंचाना। देन वी हैव रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, वीकर सेक्शंस को इनकम ट्रांसफर करना। देन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर का प्रोटेक्शन, 90% से ज्यादा वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। देन वी हैव प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, परचेजिंग पावर और डिमांड को मेंटेन करना। देन वी हैव ग्लोबल रेलेवेंस, ILO स्टैंडर्ड्स प्लस UN SDGs, SDG 1, 3 and 8। ये जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या मतलब है। जो जैसे कि SDG 1 है वो नो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, SDG 3 है वो हेल्थ के बारे में बात करता है, SDG 8 है वो जो डिसेंट वर्क के बारे में बात करता है। तो ये ILO स्टैंडर्ड्स और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम दोनों डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। अभी हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। देन वी हैव क्राइसिस मैनेजमेंट, कोविड-19 के टाइम में फ्री राशन, DBT, अटल पेंशन योजना ने इनका इंपॉर्टेंस दिखा है। जैसे कि आपने देखा कि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, जिनको चलो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको तो सैलरी आ रही थी, जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि उनको हाफ सैलरी मिलेगी। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास ऑलरेडी सेविंग होती है, लेकिन जो लोअर सेक्शंस के लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस होते हैं, वो अपने उनका तो मतलब जो दिहाड़ी पे बेसिकली काम करते हैं, अब उनका तो ऐसा है कि अब वो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली थी जहां पे उन्होंने फ्री राशंस प्रोवाइड किए थे, और भी मतलब बहुत से, जैसे फ्री राशन प्रोवाइड किए थे, मेडिसिन प्रोवाइड की गई थी, और जब ठंड बहुत ज्यादा थी तो कंबल वंबल भी उन्होंने प्रोवाइड किए थे। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा रहा, और ये जो मेन है ये सोशल सिक्योरिटी के अंडर में ही आता है, क्राइसिस मैनेजमेंट। तो अभी तक हम जो भी हमने पढ़ा एक बार हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी सिर्फ एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट नहीं है, बल्कि एक सोशल जस्टिस मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट भी है। वेलफेयर स्टेट जैसे इंडिया में ये इंश्योर करता है कि ग्रोथ इंक्लूसिव हो, पॉवर्टी रिड्यूस हो और डिग्निटी प्रिजर्व हो। देखिए सोशल सिक्योरिटी के ना मेनली 3 एम है, या ऐसे आप 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आप माइंड मैप बना के पढ़ सकते हैं कि पहला है कि ग्रोथ इंक्लूसिव हो, ठीक है, दूसरा पॉवर्टी रिड्यूस हो, और तीसरा डिग्निटी मेंटेन हो। इवन तो चाहे वो लोअर सेक्शंस के लोग हो, चाहे वो दिहाड़ी में ही काम क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। आज के चेंजिंग टाइम्स जैसे कि गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्क, इनफॉर्मल सेक्टर चैलेंजेस में इनका स्कोप और ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, ताकि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन का विजन पूरा हो सके, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें हम बात करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी आई कहाँ से और उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, इंडिया का उसमें क्या रोल है, ये हम सारी चीजें देखेंगे। सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट सेंचुरी से इन्वॉल्व होता आया है। पहले जमाने में फैमिली, चैरिटी, गिल्ड्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इनफॉर्मल प्रोटेक्शन देते थे, लेकिन मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी में बेसिकली हम 19th और 20th सेंचुरी में आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेज एम्प्लॉयमेंट ने वर्कर्स को नए इकोनॉमिक रिस्क दिए। वर्ल्ड लेवल पर 2 माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिस्मार्क मॉडल दैट इज जर्मनी 1880s में, एंड बेवरेज रिपोर्ट यूके 1942 में। ये बेवरेज रिपोर्ट 1942 में और बिस्मार्क मॉडल जर्मनी लेट 19th सेंचुरी में, ठीक है। ये दोनों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंडिया में इसका इवोल्यूशन पहले कॉलोनियल एरा लॉ से हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इवोल्यूशन इन वर्ल्ड, की वर्ल्ड में कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया दैट इज बिस्मार्क सोशल इंश्योरेंस मॉडल जर्मनी 1880s में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो जर्मनी के चांसलर और फादर ऑफ मॉडर्न सोशल इंश्योरेंस थे।
ठीक है, तो इनका इंट्रोड्यूस किसने किया है? ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि चांसलर थे जर्मनी के और जिनको कंसिडर किया जाता था फादर ऑफ मॉडर्न सोशल इंश्योरेंस। ठीक है, अगर हम कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, राइज इन, देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो राइज ऑफ फैक्ट्री लेबर, जो फैक्ट्री में अब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो काम कौन करेगा, तो उसके लिए फैक्ट्री लेबर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ी। ठीक है, इसकी वजह से जैसी फैक्ट्री लेबर्स की डिमांड वगैरह बढ़ी तो इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क इन एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स में जो रिस्क मतलब रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ता चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और पॉवर्टी भी बढ़ती चली गई। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो कंट्रीब्यूटरी नेचर, वर्कर्स प्लस एम्प्लॉयर्स प्लस स्टेट कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन नेचर में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और स्टेट कंट्रीब्यूट करता है फंड। कवरेज की बात करें तो इंक्लूड कौन कौन सी जगह चीजें को कवर करता है, दैट मतलब ये जो इंश्योरेंस मॉडल है बेसिकली हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ये कवर करता था वो था सिकनेस, एक्सीडेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी को। ये सिर्फ 4 ही मेन उनके कवरेजेस थे। एम्फेसाइज ऑन सोशल इंश्योरेंस रेदर देन सोशल असिस्टेंस। इनका जो मेन पर्पस था या मेन फोकस था वो सोशल इंश्योरेंस पे था, ना कि सोशल असिस्टेंस पे। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कंपलसरी स्टेट रन सोशल सिक्योरिटी। ये पहला एग्जांपल है कंपलसरी स्टेट जहां पे सोशल सिक्योरिटी को रन करना चाहिए। ठीक है, इंस्पायर्ड अदर यूरोपियन नेशंस जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड इटली टू अडॉप्ट सिमिलर मॉडल्स। तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को, यूरोपियन नेशंस को इंस्पायर किया कि हमको सोशल सिक्योरिटी जैसा ये ऐसा सिमिलर कोई एक मॉडल अपने कंट्री में लाना चाहिए, ताकि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, लेबर्स भी मतलब काम वाम करेंगे तो बहुत सारी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, पॉवर्टी कम होगी, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वगैरह बढ़ेगा तो उनको भी हम कॉम्पनसेट कर सके और लोग एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। अब हम बात करेंगे बेवरेज रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम 1942 में। ठीक है, ऑथर्ड बाय सर विलियम बेवरेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, ठीक है, सर विलियम बेवरेज ने ये और इसको ऑथर किया था। इसका जो मेन एम था वो था 5 जाइंट्स, दैट इज वांट, वांट मतलब पॉवर्टी, डिजीज दैट इज इग्नोरेंस, सेक्युलर जैसे पुअर हाउसिंग एंड आइडलनेस, और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनके ये 5, इनका जो फोकस था 5 जाइंट्स पे था। ठीक है, वांट्स मतलब पॉवर्टी की, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान गरीब है तो उसकी बेसिक नेसेसिटी क्या होगी? खाना होगा, कपड़े होंगे। डिजीजेस, उस टाइम पे बहुत सारे डिजीजेस वगैरह भी फैल रहे थे। ठीक है, इग्नोरेंस, जो हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को हम इग्नोर कर देते हैं। स्केल्यूअर मतलब प्योर हाउसिंग, अच्छे घर होना। ठीक है, एंड आइडलनेस दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उनका जो फोकस था ये 5 चीजों में था। प्रिंसिपल की बात करें तो यूनिवर्सल कवरेज था, सब सिटीजन्स के लिए था, नॉट ओनली फॉर वर्कर्स, मतलब ये जितने भी लोग हैं सारे सिटीजन के लिए था, सिर्फ वर्कर्स तक ही लिमिटेड नहीं था। नॉन कंट्रीब्यूटरी सोशल असिस्टेंस फंडेड थ्रू टैक्सेशन, नॉन कंट्रीब्यूटरी और टैक्स फंडेड असिस्टेंस था। देन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, और इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सारे सिटीजन्स के लिए एम किया जाता था। इम्पैक्ट की बात करें तो यूके में मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का फाउंडेशन हुआ, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप और डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, हम यही तो पढ़ रहे थे, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल स्प्रेड एंड आईएलओ रोल, कि इसमें ग्लोबली कैसे बढ़ा और आईएलओ का क्या रोल था। ठीक है, आईएलओ कन्वेंशन नंबर 102 1952, जहां पे बात हुई मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी की। पहली बार जब सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात हुई वो कब था? आईएलओ कन्वेंशन में बात हुई 102 में, वर्ल्ड वॉर टू के बाद
ILO कन्वेंशन नंबर 102 में, जो कि 1952 में हुआ, जहाँ पे स्पेशली कन्वेंशन रखा गया था मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और वहाँ पे एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है। UDHR 1948 आर्टिकल 22 सोशल सिक्योरिटी एज ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार सोशल सिक्योरिटी को एक ह्यूमन राइट का दर्जा दिया। UAR 1948 कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, तो एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, या अगर आप ये आर्टिकल भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बन गया एक ग्लोबल पॉलिसी टूल फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। इसके बाद से सोशल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई सारे यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज के अंदर। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन इन इंडिया की सोशल सिक्योरिटी का इवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ। ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस एरा, कॉलोनियल रूल इंडिया में सोशल सिक्योरिटी मेनली लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन के थ्रू आया। ये प्रेशर था लेबर मूवमेंट्स प्लस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स प्लस ILO मेंबरशिप 1919 में। ठीक है। तो इसका जो कॉलोनियल, जैसे कि जब इंडिपेंडेंस के थोड़ा सा पहले जो लेबर ग्रुप्स की जो निचले स्तर के जो लोग थे, जो लेबर वर्कर्स थे, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था एक, और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि इंडिया मेंबर था ILO का 1919 में। ठीक है। तो जब ये मेंबर बना तो इस प्रेशर की वजह से सोशल सिक्योरिटी का जन्म हुआ इंडिया में। की लेजिस्लेशन की बात करें तो की लेजिस्लेशन की बात करें तो सबसे पहला था दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, जो कि 1923 में आया, जो कि बात करता था इंजरी और डेथ के कॉम्पनसेशन के लिए। कि मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई इंसान काम कर रहा है और सडनली उसकी उस मशीनरी में काम करने की वजह से उसकी डेथ हो गई या उसको इंजरी हो गई, और वो एक लौता कमाने वाला अपने घर में है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए, एक लौता भी नहीं पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बेसिकली कॉम्पनसेशन के लिए था कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है और सडनली उसकी इंजरी हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये उस कॉम्पनसेशन के लिए एक्ट लाया गया था, लागू हुआ था 1923 में। Next we have Trade Union Act 1926 gave legal status to trade unions for collective bargaining। ये सारे एक्ट्स हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है। ट्रेड यूनियन एक्ट बेसिकली ट्रेड यूनियन से आप ये समझिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ये उस पे बात करता है कि सारे, मान लो कोई अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहां के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, एक अपना यूनियन बना लेते हैं। और अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इतने सारे लोग हैं, अब हर कोई जाके तो एक एक करके एम्प्लॉयर से बात नहीं कर सकता, तो वो अपना एक यूनियन बना लेते हैं, उसमें उनका एक लीडर रहता है, और वो लीडर जाके सारे एम्प्लॉय की जो बात है वो एम्प्लॉयर तक रखता है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब आपसी समझौता करके एक फर्म डिसीजन में पहुंचते हैं। तो ये एक्ट आया था 1926 में। Then we have Payment of Wages Act 1936 ensure timely payment of wages without unauthorized deduction। ये जो एक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो वेजेस हैं वो टाइम पे दिया जाए, और अनऑथराइज, जो बिना मतलब के जो पैसे काट लिए जाते हैं वो डिडक्शन के बिना। ठीक है। देन वी हैव फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ओरिजिनली 1881 में था और फिर इसको अमेंडमेंट के बाद ही आया, जहां पे रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी। फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो बेसिकली बात करता है वर्किंग आवर्स की, कि बच्चे कितने टाइम तक काम करेंगे, महिलाओं का टाइम करने का समय क्या रहेगा, और सेफ्टी, वहां के लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं। सेफ्टी में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको अपने मतलब एक बीच बीच में उनको ब्रेक मिलना चाहिए। देन अगर कोई लेडी है जिनका बच्चा छोटा है तो ब्रेस्ट फीड के लिए एक अलग जगह उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। देन वॉशरूम होने चाहिए क्लीन, और मेल और फीमेल के सेपरेट वॉशरूम होने चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। फिर आया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो कि वेरियस प्रोविंशियल लेजिस्लेशन कंसोलिडेटेड पोस्ट
इंडिपेंडेंस। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जब आया तो ये बहुत बार मतलब अमेंड वगैरह हुआ, और बेसिकली इसमें बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कि अगर वो जॉब कर रही है तो उनको मतलब बच्चा डिलीवर होने से पहले उनको कितनी छूट मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो कितने डेज का लीव ले सकती हैं, और उनको अगर वो काम कर रही हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो कितना उनको ब्रेक्स मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बात करता है। लिमिटेशंस की बात करें तो ये लॉज फ्रेगमेंटेड थे और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर करते थे। मेजरली वर्कर्स अभी भी अनप्रोटेक्टेड थे। ठीक है, ये सारे एक्ट्स तो आ गए थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्रीज थी या ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स थे जहाँ पे लोग जॉब करते थे, ये सिर्फ वहाँ पे लागू होता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड थे वहाँ पे ये अभी भी प्रॉब्लम में था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई। इंडिपेंडेंस के बाद सोशल सिक्योरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव बनाया गया एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज वेलफेयर स्टेट विजन। जब जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की, तब उनको ये चीज रियलाइज हुई कि जो अनमार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं या जो फीमेल्स हैं या जो चाइल्ड हैं, तो उन्होंने उनके जब उस टाइम लेबर मूवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो उन्होंने ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सोशल सिक्योरिटी की बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दैट इज डीपीएसपी। तो उन्होंने आर्टिकल 41 में ऐड किया राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। देन आर्टिकल 42 बात करता है ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ के बारे में। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स। फिर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 21 बात करता है इंटरप्रिटेटेड टू इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड एंड डिग्निटी। अब हम बात करेंगे की लेजिस्लेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो कि हेल्थ, सिकनेस और मेटर्निटी पे बात करता है। देन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में है जो रिटायरमेंट की सेविंग्स के बारे में बात करता है। देन मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो कि पेड मेटर्निटी एंड लीव प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। देन पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 जो कि बात करता है रिट्रीचमेंट बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज के लिए। देन वी हैव NSAP दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि 1995 में, जो कि बात करता है ओल्ड एज, विडो एंड डिसेबिलिटी पेंशंस इन फॉर BPL हाउस होल्ड्स। आप ये जितने भी एक्ट्स देख रहे हैं ना, आपको ये सारे एक्ट्स ना एक बार डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सारे एक्ट जो हमने प्रीवियसली भी कवर किए हैं वो सारे एक्ट भी, और सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2022 में जो आया था वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो हम वो टॉपिक स्पेशली एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो मैं कवर करूंगी, पर अगर आपको एकदम डिटेल में चाहिए तो हम वो भी कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स की। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 कंसोलिडेट 9 जो सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको सबको इंक्लूड करके एक लॉ बनाया गया है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, जो कि कवर करता है गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो ई श्रम पोर्टल आया है, आधार बेस्ड डीबीटीज है फॉर वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन पोर्टल्स के बारे में और क्या क्या चीजें ये करते हैं और कैसे, तो आपको मतलब डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी ये हम क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम इसको शॉर्ट में ही कवर कर रहे हैं। हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी को एक बार हम कंक्लूड करके पढ़ लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। हम ऐसे रिवीजन कर करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इसको हम कंक्लूड करके ही पढ़ेंगे ताकि आप मैं बार बार जितनी बार वो चीजें बोलूंगी और आप जितनी बार वो चीजें सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि देखने में, नोट्स बनाने में ना इंसान को उतना समझ में नहीं आता जितना हम बार बार सुनते हैं, तो आपको चीजें याद होंगी।
ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का इवोल्यूशन एक जर्नी है, फॉर्म चैरिटी बेस्ड सपोर्ट, स्टेट गारंटीड राइट्स। ग्लोबली की अगर बात करें तो बिस्मार्क मॉडल कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस के बारे में जो कि बात करते हैं, ठीक है, एंड बेस्ब्रिज प्लान जो कि यूनिवर्सल टैक्स फंडेड वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये दो प्लान आपको बहुत, ये बिस्मार्क मार्क मॉडल एंड बेब्रिज प्लान, ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टार्ट हुआ था कॉलोनियल लेबर लॉ से, फिर पोस्ट 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे वेलफेयर स्टेट की बैकबोन बना दी, और फिर 2022 में सोशल सिक्योरिटी 20 आया, जिसको 9 जो लोकल लेबर लॉज थे उनको इंक्लूड करके एक ये सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया। ठीक है, आप एक बार इसको सारे नोट्स भी पढ़ लेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कम से कम अगर मेरा वीडियो 2-3 बार देखेंगे और ये आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस वैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको मतलब बार बार पढ़ने की या अदर सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना डिटेल नोट्स बना रही हूँ और मैं उतनी डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर कोई और स्पेशली किसी सब्जेक्ट के आप चाहते हो कि मैं पहले कवर करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको जरूर कवर करूंगी पहले। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विजन एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना है जो सभी सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दे। सोशल सिक्योरिटी के सिंगल फंडामेंटल राइट के रूप में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इसे फाउंडेशन फंडामेंटल राइट्स प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज डीपीएसपी और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से मिलाकर बनता है। ये फ्रेमवर्क इंडिविजुअल को इकोनॉमिक और सोशल वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लैंडमार्क जजमेंट्स जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, सबके लिए लॉ एक समान, इक्वल और इक्वल प्रोटेक्शन गारंटी करता है। अगर किसी ग्रुप को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वायलेशन होगा आर्टिकल 14 का। केस लॉज की बात करें तो इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेटरी पेंशन रूल्स को स्ट्राइक डाउन किया और पेंशन को सोशो इकोनॉमिक जस्टिस का एक पार्ट बताया। ठीक है, देन वी हैव आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बहुत सारी चीजें इंक्लूड की हैं। ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि हमने शायद एक बार प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, दैट इज ओल्गा टेलिस वर्सेस यूनियन ऑफ वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, जहां पे राइट टू लाइवलीहुड को आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया है। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया था केस 1995 में। ये आया था 1995 में, जो कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया था अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 23 की, जो कि बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। बाउंडेड लेबर और फोर्स्ड लेबर से प्रोटेक्शन देता है, डिसेंट वर्क कंडीशन इंश्योर करता है। ठीक है, देन वी हैव आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 14 साल से कम बच्चों को हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय करना बैन है। बच्चों की प्रोटेक्शन और वेलफेयर को स्ट्रेंथन ये करता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं डीपीएसपी की। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सोशल सिक्योरिटी। डीपीएसपी पार्ट 4 एक एक्सप्लिसिट रोड मैप देता है। ये नॉन जस्टिशिएबल है पर स्टेट के लिए ड्यूटी क्रिएट करता है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 39, लाइवलीहुड को एडिक्वेट मीन्स वेल्थ कंसंट्रेशन रोकना, वर्कर्स की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ प्रोटेक्ट करना।
ठीक है। आर्टिकल 14(1) है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बात करता है ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 43, लिविंग वेज प्लस डिसेंट लाइफ प्लस लेजर प्लस कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। फिर बात आता है आर्टिकल 47 जो बात करता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने की। ठीक है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। अब हम देखेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को लिंक करके सोशल सिक्योरिटी को इन्फोर्सिएबल बनाया है। ठीक है। सबसे पहला है राइट टू लाइवलीहुड। इसमें जो केस है वो है ओगला टेलिस वर्सेस बीएमसी 1985, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया है। सेकेंड केस है दैट इज चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996, जिसमें राइट टू शेल्टर रिऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर आ जाते हैं राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर की, जिसमें जो केस है कंज्यूमर एजुकेशन वर्सेस रिसर्च सेंटर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, जिसमें राइट टू हेल्थ को एक इंटीग्रल राइट टू लाइफ का दर्जा दिया गया है। फिर जो सेकंड केस है दैट इज पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996, जिसमें स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड एडुकेट मेडिकल फैसिलिटीज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो बाउंड है प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी। फिर आ जाता है सोशल जस्टिस एंड पेंशन राइट्स, जिसका जो केस है डीएस नकारू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें बोला गया पेंशन इज नॉट अ बाउंटी बट अ राइट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बट मस्ट अलाइन विद इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 40। जो पेंशन है वो एक इंसान का राइट है और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर ही आता है, अलाइन होता है विच इज सोशल सिक्योरिटी मीन्स मतलब आर्टिकल 14 के अंडर भी आता और ये अलाइन होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज राइट चाइल्ड राइट्स एज सोशल सिक्योरिटी। जिसका केस है एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1991, जिसमें बैंड चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, डायरेक्टेड क्रिएशन ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड। जो चाइल्ड लेबर है वो उनको बैन किया गया है कहाँ पे, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में, और डायरेक्ट किया गया था क्रिएशन, मतलब एक क्रिएशन दैट इज चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड, जो कि बच्चों के लिए, बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म ने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के साथ मर्ज करके उन्हें प्रैक्टिकलिटी इन्फोर्सेबल बनाया है। हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का हम एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एक ट्राइनिटी पर टिका हुआ है, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी, डिग्निटी, लाइवलीहुड, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। वही जो हमारा डीपीएसपी है वो एक्सप्लॉइट वेलफेयर एंड असिस्टेंस फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो राइट का एक्सपेंशन, स्पेशली आर्टिकल 21 को में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं, जैसे कि लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर एंड पेंशन। इस तरह डीपीएसपी विजन देते हैं, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबिलिटी देते हैं, और जुडिशरी दोनों को मिला के सोशल सिक्योरिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन प्लस वेलफेयर स्टेट का कोर एलिमेंट बना देती है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी की। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है वो है हमने इसको एक बार शॉर्ट में स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, पर अब हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है, जो सबसे पहला है वो है सोशल इंश्योरेंस और दूसरा है वो है सोशल असिस्टेंस। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स जो कि वर्कर प्लस एम्प्लॉयर, कभी कभी स्टेट कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोशल असिस्टेंस है वो नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स होते हैं जो कि पूरा फंडिंग गवर्नमेंट से होता है और बेनिफिशियरीज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये डुअल अप्रोच एक तरह एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड प्रोटेक्शन देता है और दूसरी तरफ वल्नरेबल सेक्शंस को यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल इंश्योरेंस, जिसको और भी बोला जाता है कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स। मीनिंग की बात करें तो बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलते हैं उनके और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। रिस्क पुलिंग होता है, कई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे नीडी लोगों को बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सबसे पहला आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 1952, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मैंडेटरी सेविंग स्कीम। एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी या डेथ के केस में लमसम बेनिफिट मिलता है। देन वी हैव एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, ईपीएफ के साथ लिंक्ड होता है, मंथली पेंशन मिलता है, ओल्ड एज या विडो पेंशन मिलता है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको विडो पेंशन मिलता है। और डिसेबिलिटी पेंशन मतलब अगर मान लो कोई इंसान एक काम कर रहा है और सडनली वो किसी चीज वजह से डिसेबल हो गया तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगा। तीसरा है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, दैट इज 1948। इसमें क्या होता है, इसमें मेडिकल, सीकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। एम्प्लॉयज बिलो सर्टेन वेज लिमिट कवर्ड होते हैं। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। फैमिली डिपेंडेंट्स को भी हेल्थ केयर कवरेज मिलती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि मेरी मम्मी अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो मेरे पापा को, मुझे और मेरे भाई को, हम चारों को ही मेडिकल जो इंश्योरेंस है या मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो हम चारों को मिलेगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि 20 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा जो ठीक है, प्लस अगर वो प्रेग्नेंट है और वो काम कर रही है तो बीच बीच में उसको नर्सिंग ब्रेक्स मिला जाएगा एंड मिलेगा, और डिसमिसल प्रोटेक्शन भी मिलेगा कि उनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप ऐसे काम से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, वुमेन वर्कर्स के हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देन वी हैव अदर पेंशन स्कीम्स। तो सबसे पहला है अटल पेंशन योजना, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए मिनिमम गारंटीड पेंशन पोस्ट 60 तक मिलता है। ठीक है, देन वी हैव नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें मार्केट लिंक्ड कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंश्योरेंस की, तो वर्कर्स को सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। देन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करता है एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंड टाइप इसका देखते हैं। सेकेंड जो टाइप है वो इसका सोशल असिस्टेंस, दैट इज नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम। ठीक है, मीनिंग की बात करें तो पूरी तरह से टैक्स फंडेड स्कीम्स है, बेनिफिशियरी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इनको बेसिकली जो टारगेट, जिन ग्रुप को टारगेट किया जाता है वो होते हैं एल्डरली, विडोज, डिसेबल्ड, बीपीएल दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं इसमें सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ और मैंने डिटेल में नोट्स भी बनाए हैं, तो ये वीडियो आपको देखने के बाद कहीं मतलब ऐसे नोट्स बनाने की या नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ टॉपिक स्किप वगैरह हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। अब अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दैट इज एनएसएपी 1995 में। ठीक है,
ये जो MORD, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बीपीएल हाउस होल्ड्स को पेंशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, बीपीएल दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करें तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो कि मंथली पेंशन दी जाती है 60+ ईयर्स वालों को। देन वी हैव इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जो पेंशन फॉर विडोज होती है 40 to 79 ईयर्स वालों को। देन इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जो कि पेंशन फॉर पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटीज। ठीक है, फिर बात करते हैं नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के बारे में, जो कि वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर। मान लेते हैं कि एक फैमिली है, ठीक है, उसमें 5 लोग हैं, ठीक है, और कमाने वाला सिर्फ एक ही है, तो उस कंडीशन में उसको नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम उस फैमिली को मिलेगी अगर कोई एक ही उसमें कमाने वाला है और उसकी भी डेथ हो जाती है उस कंडीशन पे। then we have अन्नपूर्णा स्कीम, फ्री फूड ग्रेन्स टू एल्डरली नॉट कवर्ड अंडर पेंशंस। ठीक है, जो ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो पेंशन के अंडर कवर नहीं होते हैं, तो उनको फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, फ्री फ्रूट ग्रेन्स। ठीक है, जैसे कि चावल, आटा, दाल, ये सब। अब हम इसके टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी की एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट में इसका मतलब क्या होता है। इंडिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉलोज डुअल स्ट्रक्चर। डुअल स्ट्रक्चर फॉलो होता है सोशल इंश्योरेंस, जो कि इंश्योर करता है प्रोटेक्शन वर्कर्स थ्रू कंट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म, जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, ईपीएस एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। वहीं अगर सोशल असिस्टेंस की बात करें तो ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए थ्रू टैक्स फंडेड स्कीम्स लाइक एनएसएपी, IGNOP, APS एंड स्टेट पेंशंस। ठीक है, ये दोनों मिला के रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल विजन फॉर वेलफेयर स्टेट, जो कि इंश्योर करते हैं दोनों ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस को, सोसाइटी जो भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस है लोगों के, उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड कॉन्टिजेंट के लिए। अब हम बात करेंगे इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी सिर्फ एक देश का कंसर्न नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कमिटमेंट है जो डिग्निटी ऑफ लेबर, डिसेंट वर्कर और फ्रीडम फ्रॉम वांट टू इंश्योर करता है। इंटरनेशनल बॉडीज जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस बनाए हैं। ये बेंचमार्क मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया को गाइड करते हैं और वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे ILO कन्वेंशन नंबर 102, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, जो कि हुआ था 1952 में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द कन्वेंशन कि कन्वेंशन किसके ऊपर था। तो ये अडॉप्ट किया गया था ILO के द्वारा कौन सी ईयर में, 1952। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे फ्लैगशिप कन्वेंशन भी कहा जाता है ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसमें 9 ब्रांचेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवर की गई थी, जैसे कि मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, इनवैलिडिटी बेनिफिट और सर्वाइवर्स बेनिफिट। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट मतलब जिसको मेडिकल बेनिफिट, दैट इज अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको जो बेनिफिट मिलता है। सिकनेस में मेडिकल में कोई इंजरी हो जाए तो, सिकनेस में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तब की बेनिफिट। ओल्ड एज बेनिफिट मतलब अगर कोई बुजुर्ग है उसको जो बेनिफिट दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट मतलब एम्प्लॉयमेंट के टाइम में अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उस इंसान को बेनिफिट देना। देन फैमिली बेनिफिट कि
मान लो अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी जो फैमिली को हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह मिलती है वो आ जाता है फैमिली बेनिफिट में, या किसी ब्रेड विनर जो फैमिली है वो उसकी अगर डेथ हो गई तो उसके डेथ के बाद जो एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट देती है उस इंसान उसकी फैमिली को, तो वो बेनिफिट। देन वी हैव मैटरनिटी बेनिफिट जो प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, इनवैलिडिटी बेनिफिट एंड सर्वाइवर्स बेनिफिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं की प्रोविजंस की। तो रेक्टिफाइंग स्टेट को कम से कम 3 ब्रांचेस एक्सेप्ट करनी होती है। बेनिफिट एडुकेट होनी चाहिए और पॉपुलेशन को एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कवर करना चाहिए, दैट इज 50% एम्प्लॉयज या 20% रेसिडेंट्स। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन एम्फेसाइजेस करता है। अगर हम इसकी रेलेवेंस की बात करें तो इंडिया ने कन्वेंशन 102 रेक्टिफाई नहीं किया है, लेकिन इंडिया के स्कीम्स जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, एनएसएपी, पेंशंस, आयुष्मान भारत, ईपीवाई, इनमें से काफी ब्रांचेस कवर करते हैं। इंडिया का अप्रोच पीस मिल है बट ग्रेजुअली यूनिवर्सल कवरेज की तरह बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज एंड सोशल प्रोटेक्शन के बारे में। 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सोशल प्रोटेक्शन को पॉवर्टी इरेडिकेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ का कोर एलिमेंट माना गया है। ठीक है, रेलेवेंट एसडीजीज पढ़ दें तो गोल नंबर 1 दैट इज नो पॉवर्टी, टारगेट 1.3 यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स और फॉर पुअर एंड vulnerable. Goal number 3, good health, universal health coverage and financial risk protection. Then we have goal number 5, gender equality, maternity protection, unpaid care for recognition. Then goal number 8, which is decent work and economic growth, labor rights and social protection. Goal number 10, reduced inequalities, social transfers to reduce income inequality. ठीक है, प्रोग्रेस की बात करें, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन इंडिया, कवरेज एक्सपैंड हुआ थ्रू स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, पीएम किसान, पीएमएसवाईएम, पीएम जय, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे फ्रेगमेंटेशन, अवेयरनेस की कमी और एक्सक्लूजन एरर्स। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द आईएलओ हैज बीन द pioneer in developing international labor and social security standards since 1990. ILO जो है दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो 1919 से एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है सोशल सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड सेटिंग। ठीक है, कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस जैसे कि कन्वेंशन 102, रिकमेंडेशन 202 ऑन सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स। ठीक है, देन मॉनिटरिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस, कंट्रीज को सपोर्ट करता है इन फाइनेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूजन के लिए। फिर प्रमोशन ऑफ सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स, रिकमेंडेशन 202 to 2012, guarantee of healthcare, child benefits, income security for elderly and unemployment support. ग्लोबल कैंपेन्स करता है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन बाय 2030 अलाइन विथ एसडीजी 1.3। अब हम देखेंगे कि इंडिया का कितना एंगेजमेंट रहा है आईएलओ में। ठीक है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का। मल्टीपल कन्वेंशन रेक्टिफाई किए हैं बट नॉट कन्वेंशन 102। इंडिया ने बहुत सारे कन्वेंशन रेक्टिफाई, लेकिन 102 उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है 102। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है। देन इम्प्लीमेंट करता है काफी आईएलओ प्रिंसिपल थ्रू ईपीएफ, ईएसआई, मनरेगा, एनसेप और पीएम सिम एंड एसेट्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस के।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे ILO कन्वेंशन 102 और UN SDGs एक गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसे इंडिया अपनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इंडिया ने कन्वेंशन 102 रेटिफाई नहीं किया, बट अपने स्कीम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जैसे कि DPSP, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू यूनिवर्सलिटी, डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस को अडॉप्ट किया है। ग्लोबल बेंचमार्क्स के साथ अलाइन होकर इंडिया ने अपनी वेलफेयर स्टेट विजन और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स दोनों को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जहां स्टेट का ड्यूटी है कि वर्कर्स को रिस्क से प्रोटेक्ट करे, जैसे कि सिकनेस, इंजरी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी एंड डिसेबिलिटी एंड ओल्ड एज। ये लॉज DPSP आर्टिकल 41, 42 और 43 को रिफ्लेक्ट करते हैं और साथ ही इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ILO, UN स्टैंडर्ड्स को भी शो करते हैं। इसमें अब सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, आगे चल के हम ये एक्ट को डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक में था तो मैंने इसे डिटेल में नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसका आगे जाके हमको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करना आफ्टर रिटायरमेंट या किसी कॉन्टीजेंसी जैसे कि इलनेस, डिसेबिलिटी या डेथ। ये कवर करता है फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट्स विथ 20 और मोर एम्प्लॉयज, उस जगह की कंपनी या वो जगह जहाँ पे 20 से ज्यादा वर्कर हैं वहां पे ये एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, की प्रोविजंस की बात करें तो EPF दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट मिलता है। देन EPS एम्प्लॉयज पेंशन कमीशन, रिटायरमेंट पेंशन, अर्ली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन, ये सारी चीजें इंक्लूड होता है इस एक्ट में। देन वी हैव EDLI लाइफ इंश्योरेंस लिंक्ड विद PF कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे कौन करता है, दैट इज EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसको एडमिनिस्टर करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कवर होते हैं और लॉन्ग टर्म सेविंग्स और ये रिस्क प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सिटीजन को। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेडिकल केयर प्लस कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करना इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी या डेथ। कवरेज की बात करें तो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट्स जहां 10 प्लस एम्प्लॉयज हैं, वेज सीलिंग एप्लीकेबल भी होगा। बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिकल बेनिफिट मिलता है इंश्योर्ड पर्सन प्लस फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, देन सिकनेस बेनिफिट्स मिलता है 70% वेजेस ऑफ फॉर मैक्सिमम 21 डेज ईयर। मैटरनिटी बेनिफिट होता है फुल वेजेस फॉर 26 वीक्स। डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है फॉर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। देन डिपेंडेंट्स बेनिफिट मिलता है फैमिली पेंशन अगर वर्कर की डेथ एम्प्लॉयमेंट इंजरी से हुई है तो। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ESIC दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो हेल्थ केयर प्लस इनकम सपोर्ट इंटीग्रेटेड होता है और अब कवरेज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तक एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्प्लॉयज को मैटरनिटी का टाइम प्रोटेक्शन देना। कवरेज है 10 प्लस एम्प्लॉयज वाली एस्टैब्लिशमेंट एरिया जगह में। की प्रोविजन की बात करें तो मैटरनिटी लीव मिलती है 26 वीक्स की पहले 2 बच्चों के लिए और फिर 12 वीक्स की थर्ड बच्चे के लिए। अडॉप्शन एंड सैरोगेसी के लिए 12 वीक्स का
अडॉप्शन और सरोगेसी के लिए 12 वीक्स की लीव मिलती है। और जॉब प्रोटेक्शन, डिसमिसल, टर्मिनेशन मैटरनिटी पीरियड में प्रोहिबिटेड होता है। मतलब आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बिना रीजन के प्रेगनेंसी के टाइम में जॉब से निकाल या टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन क्रीशे फैसिलिटी फॉर इस्टेब्लिशमेंट विद 50 प्लस मोर एम्प्लॉयज। सिग्निफिकेंस की बात करें तो वुमेन वर्कर्स की डिग्निटी एंड हेल्थ प्रोटेक्ट होती है, जेंडर इक्वालिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रमोट होता है। अब हम बात करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 9 मेजर सोशल सिक्योरिटी लॉज को मर्ज करके एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया गया, जिससे कंप्लायंस इजी हो और कवरेज यूनिवर्सल हो। ठीक है, कवरेज की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लस गिग प्लस प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है। की फीचर्स की बात करें तो 9 लॉज को मर्ज किया गया है, जो कि है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, Sin Workers Welfare Fund Act 1981, Building and Other Construction Workers SACE Act 1996, and Unorganized Workers Social Security Act 2008. ठीक है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। सोशल सिक्योरिटी फंड्स की बात करें फॉर गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लस आधार बेस्ड आईडी, EPF and ESI wider coverage, central government can extend further. सिग्निफिकेंस की बात करें तो फ्रेगमेंटेड लॉज को एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क के में इंटीग्रेट किया गया है। मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रैक्टिकल है, सॉरी पार्शियल है, कुछ स्टेट्स में अभी भी पेंडिंग है ये। अब हम सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया को एक बार कंक्लूड करके देख लेते हैं। इंडिया के सोशल सिक्योरिटी लॉज पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कवर करते थे, ESI, EPF। अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के थ्रू एम है कि सभी वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग प्लेटफॉर्म को एक सेफ्टी नेट मिले। ये फ्रेमवर्क ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 41, 42, 43 DPSP को फुलफिल करता है, बल्कि ILO और उन UN के स्टैंडर्ड्स को भी अलाइन करता है, इंडिया को एक ट्रू वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी एक मल्टी स्टेक होल्डर जिम्मेदारी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बोर्ड्स और प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41, 42, 43 एंड 47 स्टेट को मैंडेट देते हैं कि सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है और अब प्राइवेट सेक्टर भी CSR के जरिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात करेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट का मेन रोल है लॉ मेकिंग, पॉलिसी डिजाइन और नेशनल लेवल स्कीम्स को फंड करना। ठीक है, की रोल्स की बात करें तो सबसे पहला है लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। इंपॉर्टेंट लॉज जैसे कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, EPF 1952, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड इंटरनेशनल अलाइनमेंट विद ILO एंड SDGs। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। EPFO मैनेजेस करता है EPF, EPS एंड EDLI। ESIC प्रोवाइड्स करता है हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। NSAP जो है वो ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए डील करता है। नाउ थर्ड इज फाइनेंसिंग एंड फंडिंग, बजटरी सपोर्ट फॉर स्कीम्स, matching contribution in contributory schemes, for example Atal Pension Yojana and PM Shram Yogi Mandhan,
बंधन। देन इंस्टीट्यूशनल बॉडीज की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नोडल मिनिस्ट्री, और NSSB नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो कि एक एडवाइजरी बोर्ड है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी कंकरेंट लिस्ट में आता है, इसलिए स्टेट का भी इक्वली बड़ा रोल है। की रोल्स की बात करें तो सबसे पहला रोल है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल स्कीम्स जैसे कि EPF, ESI, NSAP को इम्प्लीमेंट करना। सेकेंड है वो है स्टेट स्कीम्स, अपने लेवल पर स्कीम्स चलाना, जैसे कि तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, ठीक है, राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है, और केरला में वेलफेयर फंड बोर्ड्स फॉर वेरियस ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अब अगर हम फंडिंग की बात करें तो सेंट्रल स्कीम्स में कॉस्ट शेयरिंग होती है। लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स कंप्लायंसेस वेलफेयर बोर्ड्स ओवरसीज कंप्लायंसेस वेलफेयर बोर्ड्स एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, ये सारी चीजों को लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट हैंडल करता है। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स के बारे में। बोर्ड मेनली अनऑर्गेनाइज्ड और वल्नरेबल वर्कर्स के लिए बनाया गया है। टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड दैट इज NSSB। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंडर बनाया गया है। गवर्नमेंट को स्कीम्स और पॉलिसी पर एडवाइस करता है, ठीक है। देन वी हैव स्टेट सोशल सिक्योरिटी बॉडी, स्टेट लेवल स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, वर्कर्स को रजिस्टर करके ID कार्ड्स इशू करते हैं। देन थर्ड वी हैव वेलफेयर फंड बोर्ड, स्टेट स्पेसिफिक होता है। सेक्टर बेस्ड बोर्ड्स जिसे कंस्ट्रक्शन, बेड़ी, टोडी, ऑटो वर्कर्स के लिए होते हैं। बेनिफिट्स की, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है पेंशन, हेल्थ केयर, स्कॉलरशिप, हाउसिंग एंड डेथ बेनिफिट। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज भी CSR सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। की रोल्स की बात करें तो सबसे पहला है CSR इन सोशल वेलफेयर, healthcare insurance for contract workers, scholarships for workers' children, and skill development programs. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी जो वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनको, और स्किल एंड रिस्किल प्रोग्राम्स भी वो ऑर्गेनाइज करेगी। देन वी हैव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज PPP। कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट मिलके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, जैसे कि CSR फंडिंग फॉर ESI हॉस्पिटल्स, कृषि फैसिलिटीज। देन वी हैव वॉलंटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कंपनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा बेनिफिट्स देती है, एक्स्ट्रा हेल्थ, एक्सीडेंट्स एंड पेंशन बेनिफिट्स। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी के लिए सेंटर, स्टेट बोर्ड्स और कॉर्पोरेट्स को कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सेंटर की बात करें तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देता है, स्टेट अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं, बोर्ड्स जो होते हैं वो वल्नरेबल और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तक रीच करते हैं, और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कवरेज गैप को ब्रिज करते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ वेलफेयर स्टेट को रियलिटी बनाता है और यूनिवर्सल प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है अंडर आर्टिकल 41, 42, 43 एंड 47, और जो वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन रखता है। लेकिन इंडिया में डिस्पाइट मल्टी स्कीम्स, लेजिस्लेशन और इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल और इफेक्टिव, सोशल सिक्योरिटी देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली क्योंकि एक वर्कफोर्स का मेजॉरिटी इनफॉर्मल सेक्टर में है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबसे पहला चैलेंज है वो है इनफॉर्मल सेक्टर कवरेज। 93% जो वर्कफोर्स है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है,
सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये वर्कर्स मोस्टली ईपीएफओ, ईएसआईसी कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स को कवरेज के बाहर रहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, लिमिटेड सक्सेस, पुअर रजिस्ट्रेशन एंड वीक इंस्टीट्यूशन। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि जोमैटो, ओला, उबर, स्विगी के केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन क्लियर नहीं है, लीगल एम्बिग्विटी अराइज होती है। माइग्रेंट लेबर्स, एक्सक्लूजन ड्यू टू मोबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरस्टेट बैरियर्स। Then we have financial sustainability of schemes. High fiscal burden. पेंशंस, हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस के लिए ह्यूज रिकरिंग फंड्स चाहिए। ईपीएफओ या आईपीएस इशू राइजिंग पेंशन लाइबिलिटीज, लो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉस्ट राइज, फाइनेंशियल रिस्ट्रेन होता है, एजिंग पॉपुलेशन, डिमांड फॉर पेंशंस एंड हेल्थ केयर इंक्रीज बढ़ता है। ठीक है। अब नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स लाइक एनएसएपी, डिपेंडेंसी ऑन जनरल टैक्सेशन, बजट कट का रिस्क होता है। देन लीकेजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, करप्शन एंड लीकेजेस इन पेंशन वेलफेयर डिसबर्समेंट, देन डिलेड पेमेंट्स ऑफ पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, सेंटर एंड बोर्ड्स के बीच में, then weak fake registration and duplication in welfare boards, weak monitoring and evaluation, outcomes track नहीं हो पाते हैं, duplication of beneficiary, fake registration, weak monitoring and evaluation of the scheme, कोई मतलब अच्छे मतलब monitoring और evaluation बहुत कमजोर है। एग्जाम्पल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड्स फंड्स हैं बट बेनिफिट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। देन वी हैव अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी, लो अवेयरनेस अमंग वर्कर्स अबाउट देयर एंटाइटलमेंट्स। वर्कर्स को अपनी राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के अवेयरनेस नहीं है। इलिटरेसी, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, इनरोलमेंट और एक्सेस मुश्किल हो जाता है। देन एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, वर्कर्स इन रिमोट एरियाज कैन नॉट एक्सेस ईएसआईसी हॉस्पिटल्स और ईपीएफओ हॉस्पिटल्स। जो वर्कर्स रिमोट एरिया में रहते हैं या जो शहर से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं वो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स और ईपीएफओ का एक्सेस नहीं ले पाते हैं। देन वी हैव जेंडर डिस्पैरिटी, वुमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज रिमेन लार्जली अनकवर्ड। जो वुमेन है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में उनको कवर अच्छे से नहीं किया गया है। देन सोशल स्टिग्मा एंड प्रोसीड्यूर हर्डल्स डिस्करेज पीपल फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द बेनिफिट्स। जो स्टिग्मा है या प्रोसीड्यूर हर्डल्स है उसकी वजह से एप्लीकेंट्स जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं अदर इमर्जिंग चैलेंज, और कौन कौन से चैलेंज है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड गिग इकोनॉमिक इश्यूज। गिग एंड टेक बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लाइन ब्लर हो रही है और कवरेज एम्बिग्विटी में इशू आ रहा है। देन फ्रेगमेंटेड स्कीम्स, मल्टीपल सेंट्रल प्लस स्टेट प्रोग्राम्स डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कवरेज वर्सेस क्वालिटी, सर्विस अवेलेबल है पर टाइमली डिलीवर और क्वालिटी स्पेशली हेल्थ केयर एंड पेंशंस में वीक है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इंडिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कवरेज, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस और एक्सेसिबिलिटी के स्ट्रक्चर चैलेंजेस फेस करता है। ईपीएफ, ईएसआई, एनएसपी ये जो है जैसे प्रोग्राम्स ने एक सेफ्टी नेट क्रिएट किया है बट इनफॉर्मल प्लस गिग वर्कफोर्स अभी भी लार्जली अनकवर्ड है। अगर हम सॉल्यूशन देखें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला है यूनिवर्सलाइजेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये जो कोड है इसको पूरे नेशन वाइज यूनिवर्सलाइज किया जाए। देन वी हैव बेटर टारगेटिंग एंड डिजिटाइजेशन, आधार कार्ड से लिंक पोर्टफोलियो दैट इज डीबीटी, strengthening awareness, grievances redressal and accountability mechanism.
अवेयरनेस फैलानी चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, ग्रीवियंसेस के लिए रिड्रेसल मिलना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी एक मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो एक कमिटी होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को देखे। Only then can India move closer to constitutional vision of social justice and welfare in state. ये सारी चीजें जब इंडिया करेगी, ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट होगा, तभी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल विजन जो उसने सेट किया था सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट के लिए, वो अचीव कर पाएगी। अब हम बात करते हैं रिसेंट रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स इन सोशल सिक्योरिटी। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में सोशल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। इनका मेन फोकस है लॉज का सिंप्लीफिकेशन, इनफॉर्मल सेक्टर का कवरेज, डिजिटल डिलीवरी सिस्टम्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये स्टेप्स भारत को एक इंक्लूसिव और यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहला दैट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। लेबर कोड का हिस्सा 9 पुराने एक्ट्स को कंसोलिडेट करता है, जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई एक्ट एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड एसेट्रा। हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि वो कौन से 9 एक्ट है जिसको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 ने मर्ज करके बनाया है। फीचर्स की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी को अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक एक्सपैंड करता है। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड का प्रोविजन, इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन वाया श्रम सुविधा पोर्टल, मैटरनिटी बेनिफिट कवरेज एक्सपैंड करता है। छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए वॉलंटरी कवरेज ऑप्शन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया का पहला स्टेप टुवर्ड्स यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। फिर नेक्स्ट है दैट इज ई श्रम पोर्टल 2021। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का एक नेशनल डाटाबेस बनाना। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो हर वर्कर को 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दैट इज यूएएन मिलता है। 30 करोड़ प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड एसेट्रा। ये लिंक होता है आधार कार्ड एंड डीबीटी फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। ठीक है। हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग एंड क्राइसिस रिस्पांस, जैसे कि कोविड-19 के रिलीफ के लिए, एंड बेटर वेलफेयर टारगेट करता है। देन वी हैव सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सबसे पहला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन 2019। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है 18 से 40 इयर्स तक, जिसमें 3000 मंथली पेंशन आफ्टर 60 इयर्स मिलता है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्कर प्लस गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए इक्वली। देन वी हैव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2025। लाइफ इंश्योरेंस है 18 से 50 इयर्स तक के लोगों के लिए, कवर करता है कम से कम 2 लाख, और एनुअल प्रीमियम विच इज 330। मतलब इसका एनुअल प्रीमियम है 330। पूरे साल में आपको एक बार 330 देना पड़ेगा, और ये 2 लाख तक का जो है वो कवर करता है ऑन डेथ। ठीक है। देन भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 2015 में आया था, जो कि एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस देता है 18 से 17 साल तक के वालों को, और 2 लाख कवर एनुअल 2 लाख तक का वो कवर करता है, और एनुअल इसका जो प्रीमियम है वो 12 रुपए है। देन वी हैव अटल पेंशन योजना 2012 पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। गारंटीड पेंशन होती है 1000 से 5000 तक बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है। गवर्नमेंट को को कंट्रीब्यूशन फॉर लो इनकम एलिजिबल वर्कर्स, एक्सपेंडेड फॉर आफ्टर क्लोजर ऑफ ओल्ड स्वावलंबन स्कीम। अब हम बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर सोशल सिक्योरिटी डिलीवरी। सबसे पहला है आधार इनेबल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज डीबीटी। लीकेजेस रिड्यूस करता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। देन वी हैव नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल।
employment plus skill development linked with social security. Then we have Umang app and APFO ESIC portals. ये ऑनलाइन पोर्टल से क्लेम विथड्रॉ ग्रीवेंसेस और रिड्रेसल के लिए. फिर है भारत बिल पेमेंट सिस्टम दैट इज BBPS, जो कि पेंशन और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट इजी बनाता है. देन वी हैव जम त्रिनीति दैट इज इंटीग्रेशन विद जन धन आधार मोबाइल, जो कि लो इनकम ग्रुप्स का इंक्लूजन करता है. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंट रिफॉर्म्स की. तो सबसे पहला है दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिवर्सल पोर्टेबल इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी. पहली बार गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया गया. डिजिटल रिफॉर्म्स, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के वेलफेयर स्टेट विजन को स्ट्रेंथन करते हैं. कंक्लूजन की बात करें तो रिसेंट रिफॉर्म्स जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ई श्रम पोर्टल और स्कीम्स जैसे कि PM सिम, PMJJBY, PMSBY एंड APY ने इंडिया को सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को एक नया डायरेक्शन दिया है. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और अवेयरनेस को इम्प्रूव करना जरूरी है. अगर ये चैलेंजेस एड्रेस किए गए तो इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस को ऑफ सोशल जस्टिस और SDG 1 एंड पॉवर्टी अचीव करने की तरफ बड़ा कदम उठा रहा है या उठा लेगा. अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी इंडिया इंट्रोडक्शन. इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कुछ सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपेंड करने की काफी रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ई श्रम पोर्टल और मल्टीपल पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम्स. लेकिन अभी भी चैलेंजेस है, जैसे इनफॉर्मल सेक्टर्स के लो कवरेज, फ्रेगमेंटेड स्कीम्स, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन गैप्स. इसलिए एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी जरूरी है जो वेलफेयर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को पूरा करे और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन हो. सबसे पहला है टुवर्ड्स यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी. हर सिटीजन को कवर करने के वाली कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम बनानी होगी जो कवर करेगी गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, माइग्रेंट्स, इनफॉर्मल लेबर, सब इंक्लूडेड रहेंगे. यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नंबर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो आधार कार्ड एंड ई श्रम से लिंक्ड हो और बेनिफिट्स पोर्टेबल बनाए. लाइफ साइकिल अप्रोच अडॉप्ट करना होगा, चाइल्डहुड, वर्किंग एज, ओल्ड एज, ताकि हर स्टेज पर इनकम सिक्योरिटी इंश्योर हो सके. Then strengthening coverage of the informal sector. EPF, ESI और पेंशन बेनिफिट्स को स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स तक एक्सपैंड करना. माइक्रो पेंशन, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो सेविंग्स प्रोडक्ट्स डिजाइन करता टेलर्ड और इनफॉर्मल वर्कर्स. माइग्रेंट वर्कर्स के लिए पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स क्रिएट करना यूरोप के मॉडल की तरह. स्किल डेवलपमेंट के साथ सोशल सिक्योरिटी लिंकेज स्टैब्लिश करना ताकि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की वल्नरेबिलिटी कम हो. Next, we have public and private partnership (PPP) in social welfare. Insurance companies, fintech, startups and cooperatives को involve करके low cost और accessible products design करना. CSR initiatives को vulnerable groups, disabled widows, single women, differently abled उसको support के लिए use करना. NGOs और SGs के through awareness campaigns और last mile delivery ensure करना. प्राइवेट टेक फर्म्स के साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाना जो रियल टाइम कंट्रीब्यूशन ट्रैकिंग और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इनेबल करे. अब बात करते हैं लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मी बिस्मार्क मॉडल के बारे में. कंट्रीब्यूटरी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस, लेसन, EPF, ESI, EPY जैसी कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स को स्ट्रेंथन करना. Then we have United Kingdom beverage model, universal tax funded system. लेसन की अगर बात करें कि क्या हम सीख सकते हैं, दैट इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन एंड सोशल असिस्टेंस, एल्डरली, विमेन्स एंड डिसेबल्ड को एक्सपेंड करना. देन वी हैव नॉर्डिक कंट्रीज
जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। हाई वेलफेयर इन्वेस्टमेंट, इंडिया को अपना सोशल प्रोटेक्शन एक्सपेंडिचर 2% जीडीपी से बढ़ाकर ग्लोबली एवरेज 4 to 5% तक ले जाना होगा। देन लैटिन अमेरिका, कंडीशनल कैश ट्रांसफर, बेसिल्स बोल्सा, फैमिलिया मेक्सिकोस प्रोस्पेरा। स्कूल अटेंडेंस, वैक्सीनेशन के साथ लिंक्ड बेनिफिट्स। इंडिया अपनी स्कॉलरशिप्स, न्यूट्रिशन एंड मैटरनल इंसेंटिव्स को कंडीशनल और टारगेटेड बना सकता है। अब हम बात करेंगे पॉलिसी रिकमेंडेशंस की। सबसे पहला है इंक्रीज बजटरी एलोकेशन। बजटरी एलोकेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। देन फ्रेगमेंटेड स्कीम्स को कंसोलिडेट करके सिंगल विंडो फ्रेमवर्क क्रिएट करना। टेक्नोलॉजी, एआई आधार डीबीटी का यूज करके लिंकेजेस एलिमिनेट करना। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन्स इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए रन करना। और जेंडर सेंसिटिव सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रमोट करना, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, क्रिशेप फैसिलिटीज, वुमेन स्पेसिफिक ओल्ड एज सपोर्ट। अब हम वे फॉरवर्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के कंक्लूजन की बात करेंगे। इंडिया के लिए सोशल सिक्योरिटी का फ्यूचर एक यूनिवर्सल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल मॉडल बनाने में है, जिसमें सेक्टरल और फ्रेगमेंटेड अप्रोच की जगह इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क हो। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखकर पीपीपी को प्रमोट करके और इनफॉर्मल सेक्टर को कवर करके इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वेलफेयर स्टेट विजन और एसडीजीज कमिटमेंट जैसे एसडीजी 1, 3, 8, 10 को अचीव कर सकता है। सो गाइज, थैंक यू एवरीवन। आई नो ये थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट इसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। और ये पार्ट 1 था। हम 6 पार्ट में क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को पूरा ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स या कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल टॉपिक पे मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और नोट्स, आपको ये डिटेल नोट्स में, मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी मैं डिटेल नोट्स में बनाऊंगी, तो आपको अलग से फिर कहीं नोट्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी के साथ मैं हिस्ट्री के भी वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें मैं फ्रेंच और पोर्तुगीज और डच के वीडियोस आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिशर्स पे रहेगा। मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कवर कर रही हूँ, तो हिस्ट्री और सोशल सिक्योरिटी हम साथ में चलेंगे। इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।